हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज विनीत पांडे और आज एक अलग तरीके का टॉपिक है। वी आर गोइंग टू डील विद इंडियन मॉडर्न थिएटर। आपके मोस्ट ऑफ द ड्रामा पोर्शंस हमने खत्म कर दिए हैं। सिलेबस में आपके हार्डली नॉवेल्स बचे हैं, कुछ सेलेक्टिव पोइट्रीज बची हैं और कुछ शॉर्ट स्टोरीज बची हैं जो कि नेक्स्ट 15 दिन में आराम से खत्म हो जाएंगी। जैसा कि मेरा टारगेट था 30 नवंबर तक चीजें खत्म करने का, वो हो जाएगा। हालांकि फिर से एक न्यूज आई है हमारे पास, अपडेट है। ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर्सनल अपडेट है। आप बोलोगे सर पर्सनल अपडेट कैसे होती है? पर्सनल अपडेट होती है इस तरह से कि जब आप नेशनल फिगर बनते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। और चूंकि हम मल्टीपल इलेक्शंस यूपी के टारगेट कर रहे हैं और मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं ऐसे जो पॉलिटिक्स में हैं अच्छे लेवल पे, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, एग्जाम टलने के चांसेस हैं। दिसंबर का एग्जाम मार्क कर लेना, आप लिख लेना, 99% दिसंबर वाला एग्जाम ही होल्ड पे हो जाएगा। तो 99% दिसंबर वाला एग्जाम ही होल्ड पे होगा। तो जब दिसंबर वाला टलेगा तो फिर जनवरी वाला भी टलेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि दिसंबर वाला करवा दें। फिर भी हमेशा 1% के लिए रेडी रहो। उस 1% के लिए जहां मैं गलत हो सकता हूं, मेरे सोर्सेज गलत हो सकते हैं, तो हमेशा रेडी रहो। हम अपने टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वदना, इंडियन इंग्लिश ड्रामा का पार्ट है। और जैसा आपसे मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट जरूर दूंगा। तो सीधा ड्रामा पढ़ाने के बजाय, सीधी कहानी पढ़ाने के बजाय, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार इंडियन मॉडर्न थिएटर कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, इंडियन मॉडर्न थिएटर क्यों पढ़ना है? बेसिकली यूजीसी नेट का लेवल है, जीडीसी का लेवल है ये। लेकिन सीधा कहानी पढ़ा दूंगा तो फिर बाकियों पर मुझ में फर्क क्या है? मेन चीज देखो आप, हमने पढ़ा यूरोपियन ड्रामा, यानी कि आयरलैंड में जीबी शॉ क्या लिखता है आर्म्स एंड द मैन के अंदर, वो आयरिश राइटर था। या फिर हमने जो बाकी ड्रामा खत्म किए, परसों खत्म किए, गर्ल्स वर्दी क्या बोल रहा है, ये जो सारी चीजें थी, जो मॉडर्न ड्रामा था, मॉडर्न स्टोरीज थी, ये यूरोपियन है, इंग्लैंड का है, आयरलैंड का है। इंडियन ड्रामा की क्या खास बात है? तो बेसिकली तो हमें इंडियन एस्थेटिक्स के साथ पढ़ना चाहिए, पर वो फिर आपके लेवल से बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा। वो हम जीडीसी में पढ़ेंगे। लेकिन इंडियन मॉडर्न थिएटर किसे कहते हैं? तो देखो, नॉर्मली लगभग 1850 के आसपास क्या हुआ कि जो ड्रामेटिस्ट थे इंडियन ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, ये क्या करते थे? ये ड्रामा के थ्रू समाज को जगाने का काम करते थे, सोशल अवेयरनेस का काम करते थे, लोगों को जगाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को आगे लेके जाना। धीरे धीरे यहां से इनका नाम पड़ता गया इंडियन मॉडर्न थिएटर। तो ये सिर्फ कहानी नहीं दिखाते थे, ये कहानी के थ्रू मैसेज देते थे। कभी अंग्रेजों के खिलाफ, कभी आत्मसम्मान की बात, कभी नारी अधिकार की बात, कभी फिलोसॉफिकल मैसेज, संपूर्णता की बात। जैसे आज हम हाय वंदना पढ़ेंगे, उसका एक मेन थीम क्या है? एक्सेप्टेंस। जो है उसे स्वीकार करो। क्योंकि होता क्या है, जो मिल जाता है उसको हम साइड में उठा कर रख देते हैं, जो नहीं मिलता उसको हम देखते रहते हैं, अरे ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला, काश ये मिल जाता। इंडियन मॉडर्न थिएटर में राइटर्स ने क्या किया? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया को डिस्कस किया। तो यहां पे आपको क्या नोट करना है? अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस हाय वदना एज एन इंडियन मॉडर्न थिएटर ड्रामा, तो वहां कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि आपको मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, तो यही मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब इंडियन राइटर्स ने ड्रामा परफॉर्म करना शुरू किया तो किसी ने दहेज प्रथा के खिलाफ किया, किसी ने सती प्रथा के खिलाफ किया, किसी ने कहा देखो हमें अंग्रेज कैसे परेशान करते हैं। अब इसमें एक आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ये एग्जाम्पल याद कर लेना। दीन बंधु मित्र, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो सिर्फ सिलेबस के हिसाब से देखेगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। दीन बंधु मित्र, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत अच्छा ड्रामा परफॉर्म करवाया। उस ड्रामा का नाम था नील दर्पण। नील दर्पण, ठीक है, बहुत अच्छा ड्रामा था। ये ड्रामा क्या था? अंग्रेज जो थे वो हमें मार के हमसे नील की खेती करवाते थे। They used to torture us, they used to beat us, and we were forced to do indigo plantation. नील की खेती करवाते थे, जिससे जो नील बनती है ना कपड़े साफ करने के लिए, तो इसको बोलते हैं इंडिगो। इंडिगो प्लांटेशन। अब वो हमसे इंडिगो प्लांटेशन क्यों करवाते थे? हमसे नील की खेती क्यों करवाते थे? आया नया उजाला चार बूंदों, सफेद कपड़ों में चमक लाने के लिए नील नाम की चीज का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा घर में लोग नील डालते हैं, जो व्हाइट शर्ट है वो चमक जाती है, बड़ा अच्छा अच्छा फील आता है।
उस समय कॉटन इंडस्ट्रीज अंग्रेजों की बहुत टॉप पे थी। दुनिया को कपड़ा, कॉटन सप्लाई अंग्रेज करते थे। बहुत पहले इंडिया में 1807 में मिल लगी थी टाटा की कॉटन मिल। तो अंग्रेज तो बहुत पहले से कर रहे थे। तो इनको लगा कि कपड़ा हम बनाएंगे, इनको मार मार के इनसे दवाई बनवाएंगे नील की। अब नुकसान ये था कि नील की प्लांटेशन की वजह से फिर कोई दूसरी फसल होती नहीं थी, जमीन बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो इंडिगो प्लांटेशन पे इन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया। हो क्या रहा था ड्रामा में? एक अंग्रेज एक किसान को मार रहा था, उसके बीवी बच्चों को पीट रहा था। क्या भाई, नील की खेती करेगा नहीं करेगा? ठीक है सर, मत मारो सर। अब वो अंग्रेज आदमी जो स्टेज पर किसान को मार रहा था, उसको अचानक से एक जूता लगा के अचानक से he was hit by a shoe hurled by the audience, someone in the audience. ऑडियंस में बैठे हुए किसी एक आदमी ने जूता निकाला, फेंक के मारा। और वो किसको लगा? अंग्रेज ऑफिसर को, जो ड्रामा में अंग्रेज बना था। तुरंत प्ले परफॉर्मेंस रुक गई। बोला लाइट मारो, देखो कौन है कौन है कौन है। जैसे ही लाइट मारा, देखा एक आदमी ऐसे गुस्से में खड़ा था। लोगों ने कहा आपने जूता फेंका है, यू हर्ल द शू एट द एक्टर। जूता फेंकने को बोलते हैं हर्लिंग द शू। कौन था वो आदमी? ईश्वर चंद्र विद्या सागर। पूरा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जूता फेंका था। जानते हो कौन है ये? बहुत बड़ा शिक्षक, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट, वेस्ट बंगाल का और इंडिया का सबसे बेहतरीन एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, शिक्षक, ईश्वर चंद विद्यासागर। समझ रहे हो? अब बताओ सर, ये कहानी आपने बता दी, समझ नहीं आया कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, दीनबंधु मित्रा ने अपने ड्रामा के थ्रू लोगों को जगाया कि देखो अंग्रेजों के खिलाफ जागो, और एक एजुकेशनिस्ट जाग गया। सोचो, एक समझदार आदमी। मुझसे उम्मीद करोगे आप कि मैं किसी ड्रामा परफॉर्मेंस में चप्पल मार दूं? नहीं मारूंगा मैं। तो पावर ऑफ ड्रामा, इंडियन मॉडर्न थिएटर, जनता को जगाने के लिए। अब आप समझ गए हो कि जब ऐसा आदमी जग गया तो जो साधारण आदमी थे तो खून खोल गया होगा। ठीक है, चलो शाबाश। पीडीएफ चूंकि आपको वहां मिल जाएंगी, तो मैं सेलेक्टिव लाइंस ही अंडरलाइन करता हूं, ताकि जो बच्चे पीडीएफ को पढ़ते समय देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, वो यहां से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मिड 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। तो मिड 19 का मतलब ही होता है 1850s, 1850 के आसपास आया। अब ये क्या करते थे? ये इंडियन सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी दिखाते थे, भारतीय समाज और भारतीय पॉलिटिक्स के रियलिटीज। तो उस समय पॉलिटिक्स तो क्या ही थी, अंग्रेज, क्रांतिकारी, यही सब दिखाते थे। अब ये क्या करते थे? इन्होंने ट्रेडिशनल संस्कृत को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल संस्कृत को छोड़ के साइड में चले गए और इन्होंने स्टार्ट किया फोक थिएटर यूज करना। जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहानियां हैं, यक्षगणा, जात्रा, तमाशा, नौटंकी, थेरुकोथु, ये सब आपने नाम यूज किए? जब मैं गांव में था, यूपी में, मिर्जापुर, चुनार डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे बहुत छोटे छोटे में याद है कि मेरी बुआ, जो उस समय वो अनमैरिड थी, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो कहते चला 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 नौटंकी आलबा, नौटंकी आई हुई है। हम बहुत खुश, काई कुछ समझ तो कुछ आता नहीं था, हमको पता था घर से कहीं जाएंगे कुछ खाने को मिलेगा। तो मुझे याद है 8 सवा 8 बजे नौटंकी गांव के बाहर शुरू होती थी शाम को। सब लोग अपना खा पी के, अंधेरा था, लाइट नहीं थी, हमारे पूरे गांव में लाइट नहीं थी, तो सब ऐसे लालटेन वालटेन लेके दो चार लोग कोई टॉर्च अफोर्ड करता था। फिर हम जाते तो देखते स्टेज पे लाइट है, ठीक है, गांव में दो चार लोगों को कुर्सी मिला, बाकी सब जमीन पे बैठे। हम भी बुआ के साथ जमीन पे बैठ जाते थे। फिर उसमें कोई कुछ भी करता हुआ आता था, याद नहीं हो क्या करता था, बट कहते थे नौटंकी आलबा, नौटंकी आलबा। वेस्ट बंगाल में इसको जात्रा बोलते हैं, तमाशा बोला जाता है, यक्षगणा बोला जाता है, थेरुकोथु बोला जाता है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऑफलाइन बैच में तो मेरे बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उन्होंने मुझे कुछ बताया था नाम, मुझे याद नहीं है फिलहाल नॉर्थ ईस्ट का क्या नाम था उन्होंने। और ये क्या बताते थे? मॉडर्न कॉन्शियसनेस, आज के समय की समझदारी, दहेज के खिलाफ, ज्यादा बच्चों के खिलाफ, कॉलोनियल स्ट्रगल, कैसे क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, या फिर शहरीकरण,
उससे रिलेटेड फायदे नुकसान ये बताते थे, ठीक है। अब ये बाकी जो डिटेल्स हैं इनमें आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको रेफरेंस जैसे मैंने बताया, द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन प्ले नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा, ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, क्या ये राइटर्स करने हैं? नहीं, ये राइटर्स भी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ 1947 के बाद, पहले अंग्रेजों के टाइम यही सब चलता था, ठीक है, ग्रामीण तरीके से कहानी को उठाया और बहुत अच्छे से मैसेज दिया। अब 1947 के बाद थिएटर में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि अब अंग्रेज थे नहीं मारने पीटने के लिए। तो मॉडर्न जो थिएटर आर्टिस्ट है वो कौन है? इन्होंने क्या किया, सोशल चेंज और नेशनल आइडेंटिटी के लिए ड्रामा का इस्तेमाल किया, समाज को जगाने के लिए, समाज को बताने के लिए कि हम इंडियंस एक दूसरे के भाई हैं, ये इस्तेमाल हुआ। अब आपको ये याद करना है, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन 1943, आपके अलावा किसी को नहीं आएगा, नोट कर लो। और इसलिए भी नोट करो क्योंकि दोबारा इस तरह की क्लास कभी मिलेगी नहीं कहीं, इसलिए इसको नोट करो। अब देखो, मेन चीज इप्टा, मैं नॉर्मली पीडीएफ से नहीं पढ़ाता, मेरा स्टाइल है बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाना। मैं सिर्फ इसलिए पीडीएफ लेके आ रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से कनेक्ट हो, इसलिए सिर्फ ये एलटी ग्रेड के लिए कर रहा हूं। आज भी यूजीसी नेट में सीधा बोर्ड पे लिखता हूं, ये पीडीएफ बहुत रेयर यूज होता है, बहुत रेयर। जानते हो क्यों? क्योंकि एज ए टीचर मेरा काम है ये सब कुछ खुद लिख के पढ़ाना, प्रॉपर डिटेल देना। पर चूंकि बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, मैंने क्या बोला, सुना नहीं, देख नहीं पाए, वही बच्चे यहाँ देखेंगे ना सर ने क्या क्या अंडरलाइन किया है, फिर यही पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो आप वहां रिलेट कर सकते हो, सर ने ये कहा था इंपॉर्टेंट है, ये कहा था इंपॉर्टेंट है। तो इप्टा नाम याद कर लो, टाइमिंग याद कर लो। अब सेलेक्टिव राइटर्स हमें देखने हैं, आपको सारे नहीं देखने। तो जो बच्चे जीडीसी पर्पजेस या अदर पर्पजेस देख रहे हैं, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, बाकी नेट के जो बच्चे, नेट के आसिफ करीम बॉय, मोहन राकेश, हबीब तनवीर, ये भी देखने हैं। बाकी स्टूडेंट्स को ये तीन फॉर जीडीसी पर्पसेस, ये फेमस वर्क्स हैं। हाँ, चूंकि हमारी बुक अभी गिरीश कर्नाड की हयवदन है, हम उस पर चलेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें अगर आपको देखना चाहो तो फिलहाल सबसे ज्यादा फेमस महेश दत्तानी है, अब जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में चल रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया थिएटर में, फेमिनिज्म वगैरह आ गया, दलितों की बातचीत शुरू हो गई, तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। फिलहाल सबसे बेस्ट यही है। एचपीएससी का, सॉरी, उसका कल टफेस्ट पेपर आया था जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें तारा और ब्रेवली फॉर द क्वीन इसका नाम आया था, तो ये नाम कहीं भी आ सकते हैं। फिलहाल एलटी ग्रेड पर्पसेस ओनली टाइटल कर लो, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलो, अब हम चलते हैं हमारे राइटर पे। हमारा राइटर जो है आज, गिरीश कर्नाड। इसलिए खोल रहा हूं ताकि आप देख लो, टाइगर जिंदा है वाला हीरो। आपने मूवी देखी टाइगर जिंदा है? टाइगर जिंदा है में जो रॉ का चीफ है, ये वो है। देखो बहुत सारी फिल्मों में काम किया उन्होंने, टाइगर एक था, टाइगर, टाइगर जिंदा है। सो इज नॉट ओनली अ ड्रामेटिस्ट, इज ऑल्सो फिल्म एक्टर। अब एक पर्सनल बात आता हूं, दुखद, मेरे एक स्टूडेंट ने इनके ऊपर पीएचडी की है, और चूंकि वो स्टूडेंट मुझसे भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड थी, तो उसने मेरे बारे में इनको बताया कि सर एक लिटरेचर के एक टीचर हैं, यंग टीचर हैं और काफ़ी लिटरेरी इंथुजियास्ट हैं, और उसने मेरा और सर का बातचीत का एक कनेक्शन बनाने के लिए सर से परमिशन ली, मुझे फ़ोन नंबर भेजा कि सर आप इनसे बात कर लेना, गिरीश कर्नाड सर से, और मैंने उनको बता दिया है आप फ़ोन करके बात करके टाइमिंग भी बुक कर सकते हो, एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन मैन, ही विल पिक योर कॉल, ही विल गिव यू टाइमिंग, आप बात कर सकते हो। मैं नर्वस हो गया, मुझे लगा कि अगर बात करनी है इतने बड़े आदमी से तो बहुत कायदे की बात करनी है, तो मुझे लगा मैं इंडियन मॉडर्न थिएटर थोड़ा ढंग से पढ़ूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन डेवलप करूंगा, इनसे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और चूंकि मेरी टालने की आदत है, क्योंकि मुझे मेंटली, मैंने बताया ना मुझे एडीएचडी है,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, तो मैं बहुत सारी चीजें टाल देता हूं। जैसे मेरा नेट का फॉर्म, इस बार मैंने नेट का फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? लास्ट डेट की शाम को फॉर्म भरने बैठा हूं, भरा ही नहीं गया। मैं टालता गया कि हाँ रेडी हो जाऊं, करूं, ढंग का करूंगा करूंगा करूंगा। मैंने लगभग 1 महीने होल्ड करा कि हाँ करूंगा, ढंग से करूंगा, कायदे से करूंगा। ही पास्ड अवे, ही डाइड। आई हैव हिज नंबर, मेरे पास आज भी इनका फोन नंबर है। टालने की वजह से खोया मैंने। कोई नहीं, कोई बात नहीं, जो है वो है। 2019, देखो बहुत पुरानी बात बताई थी मैंने आपको, 2018-19 की, उस समय की बात थी ये। और ही इज नो मोर, बट क्या ही कर सकते हैं हम, नॉट इन माई कंट्रोल। नाउ come back to our story. Famously, first thing that you have to remember is his timings. That is the mentioned thing in your book. Now remember this thing, writing mainly in Kannada. बाकी सारी चीजें करो ना करो, ये ध्यान रखना, कर्नाड से कन्नड़ याद रखना, कर्नाड से कन्नड़, राइटिंग इन कन्नड़। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी बुक में मॉडर्न इंडियन थिएटर में ब्लेंडिंग माइथोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लोकोक्तियां, पुरानी कहानियां, या जो इस तरह की माइथोलॉजी का, जो रामायण महाभारत या इस तरह की चीजें होती हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इतिहास इन्होंने तुगलक के ऊपर लिखा हुआ है। कंटेम्प्रेरी रियलिटी, इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है। साइकोलॉजिकल डेप्थ मतलब किसी ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जिसमें आपको समझ नहीं आएगा ये सही है कि ये सही है, दोनों सही लगेंगे आपको। तो इस तरह की चीजें जो है मोस्टली बताते थे, ठीक है। अब इनकी बाकी पर्सनल लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक्स के नाम आपको याद करने हैं, खास करके जीडीसी और जो नेट लेवल के स्टूडेंट्स है वो। ये हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, बट रिमेंबर दिस टाइटल नाउ। अगर अलग से ट्रबल किया तो बोल देंगे किस पे बेस्ड है। तुगलक हिस्टोरिकल है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक पे। ऐसे ही नागमंडला जो है वो एक फॉकलोर पे है, जिसमें फीमेल डिजायर है। एक औरत जो होती है उसका एक अफेयर होता है। अफेयर किससे होता है? एक सांप होता है, वो आदमी बन के उसके साथ अफेयर करता है। जब उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि एक आदमी का अफेयर है मेरी वाइफ के साथ, तो वो आता है चेक करने। तो वो जो जिसका अफेयर होता है वो सांप बन जाता है, सांप बन के आता है। तो पति कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। तो कहता है कसम खाओ, कसम खा के बताओ तुम्हारा अफेयर है कि नहीं। वो सांप को ऐसे हाथ से उठाती है अग्नि परीक्षा देने के लिए, और कहती है मैंने मेरी जिंदगी में अपने पति और इस सांप जिसको उसने पकड़ रखा है के अलावा किसी और को नहीं छुआ। पति खुश हो जाता है, कह रहे मैं ही हूं। उसे नहीं पता कि यही सांप साला शाम को आदमी बन जाता है। So ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी, ठीक है। नागमंडला, सच का सच भी हो गया, बात भी सही है, सच का सच है, और बच भी गई। अच्छी कहानी है। बाकी 2-3 नाम आप नोट करना चाहो तो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन ओनली फॉर नेट एंड जीडीसी, नॉट फॉर यू। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सारी चीजें क्यों देते हैं पता है? ताकि बार बार सारी पीडीएफ बनानी ना पड़े, इसलिए कई बार मुझे टाइम लगता है, पर हम इसी तरीके से बनाते हैं पीडीएफ। क्योंकि अब मान लो गिरीश कर्नाड आपके कोर्स में भी है, 5 और एग्जाम के कोर्स में है, तो सबकी अलग अलग थोड़ी पीडीएफ बनाएंगे। तो जो एक एक पीडीएफ है वो प्रॉपर काम आ सकती है। आपके लिए मैं बताता जाता हूँ, आई कीप ऑन टेलिंग यू कितना काम किया, कितना काम का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म एंड एक्टिंग करियर हमें नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोई फालतू क्वेश्चन आएगा तो एक था टाइगर से रिलेटेड, आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो थीम एंड स्टाइल क्या क्या और अवार्ड क्या है। तो अवार्ड में जो हमें 1-2 अवार्ड देखना है वो देख लो आप। पद्म भूषण देख लो एंड ज्ञानपीठ, ये 2 अवार्ड याद कर लो। इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड, कोई पूछे कि इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड कौन सा है, ज्ञानपीठ। हालांकि नेट के लेवल पे क्वेश्चन आता ही है, पर फिर भी नोट कर लो कि ज्ञानपीठ इनको मिला हुआ है। अब देखो क्या इनका स्टाइल है, माइथोलॉजी और मॉडर्न सोसाइटी को मिला के बनाते हैं। जैसे मॉडर्न डे राम लक्ष्मण दिखा देंगे। अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसा क्वेश्चन है जो मॉडर्न राइटर्स हमेशा करते हैं। अस्तित्ववाद, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। पढ़ लोगे, पैसा मिल जाएगा, खुश हो जाओगे। खुशी किस चीज से आती है? खुशी पैसे से आती है? आपको लगेगा हाँ सर, क्यों? क्योंकि अभी आपका मन है पैसा आएगा तो ज्वेलरी बनवा लूंगी। लड़कियों क्या मन होगा? आईफोन 15, 16, 17 आ जाएगा,
बढ़िया ज्वेलरी होगी, बढ़िया नए कपड़े होंगे, लड़कियों का बहुत शौक होता है नए कपड़ों का, लड़कों को बाइक्स का, गॉगल्स का, नए शूज का, वॉचेस का, है ना? तो आपको लगे हाँ सर पैसे से खुशी आएगी। अभी मैं सोचता था, मैं आपको बताता हूँ, मैं सोचता था कि कभी मेरे पास अच्छी इनकम आएगी ना, कभी तो मैं अपनी ड्रीम बाइक खरीदूंगा। तो मैंने सोचा ड्रीम बाइक खरीदूंगा, और ये ड्रीम बाइक कभी देखी नहीं थी, खाली फिल्म में देखी थी। तो फिल्म से मुझे लगा कि यार ये ड्रीम बाइक मैं लूंगा, पैसा आएगा ना, ड्रीम बाइक में लूंगा। और उस वक्त मैंने जितना सोचा था कि इतना पैसा अगर होगा तो पक्का मैं ड्रीम बाइक लूंगा, उससे 7-8 गुना ज्यादा है मेरे पास। कोई इनकम टैक्स वाला तो मैं टैक्स भरता हूं, टैक्स भरता हूं, डोंट वरी, पर उससे 7-8 गुना ज्यादा है। तो जितने में मुझे बाइक खरीदनी थी उससे मेरे पास 7 से 8 गुना आज ज्यादा है। पर साला दुख ये है कि वो वाली एज जिसमें यही चाहिए था, वाह वो वो, अब जो मेरी एज आ गई है, अब लगता है क्या करूंगा, किसको व्रूम व्रूम करके दिखाना है, और ये व्रूम 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 4 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। फिर पैसा कहां, इतना पैसा कहीं काम में लगाऊं, कोई मकान में लगाऊं, कहीं किसी दुकान में लगाऊं, फिर दिल्ली की सड़क पे इसको लेके कहां घूमूंगा, क्या इस पे जरूरत पे आटे की बोरी आ सकती है, नहीं आ सकती है? आप बताओ, आप बताओ। हैप्पीनेस इज नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग्स, राइट? हाँ, तो में से कोई मुझे गिफ्ट करना चाहे तो मैं खुशी से ले लूं। एक स्टूडेंट ने आईफोन 6 गिफ्ट किया था बहुत पहले, पर मैं उसका पर्पज जानता था तो मैंने उसको वापस कर दिया, इमीडिएटली वापस कर दिया। उसका पर्पज ये था कि सब सर मेरे साथ फॉर्म वॉर्म भर देंगे, नेट का फॉर्म भर के मेरे बगल में बैठ के पेपर मुझे टिपा देंगे और मैं पेपर से पास हो जाऊंगी। तो मैंने वापस कर दिया, मैं कहा ना भाई ना, ये नहीं चाहिए। अब देखो, फेमिनिज्म से भी डील करते हैं, पॉलिटिकल एलिगरी भी दिखाते हैं, और थिएटर टेक्निक भी दिखाते हैं। तो सिर्फ आप नाम याद कर लो किससे किससे डील करते हैं। मिथ, मॉडर्निटी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेमिनिज्म, पॉलिटिकल एलिगरी, थिएटर टेक्निक्स एंड ऑल, इनसे डील करते हैं। लेगेसी वगैरह छोड़ दो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है भाई, लेगेसी मतलब ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, तो वही लेगेसी है। अब हमारी कहानी हयवदना, वैसे कहानी ये भी जोरदार है दोस्तों। एक बार ये थोड़ा चीजें निपट जाए ना, फिर आपके शाम के लाइव सेशन जिसमें क्वेश्चंस, क्विजेस, ये सब होती थी। और हाँ, लगभग 3700 स्टूडेंट हैं, सब लाइव आया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली 100 लाइव आ रहे हैं, 5000 सो रहे हैं, नहीं। जब सेशंस करूंगा ना, वहां पे आंसर दो, वहां पार्टिसिपेट करो। चलो, हयवदना में एक बेसिक स्टोरी मैं आपको पहले बता देता हूं। एक लेडी है, एक औरत पद्मिनी, उसकी शादी हो गई एक आदमी से, पर शादी के साथ साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है, कपिल एंड देवदत्त, 2 लोग हैं। तो वो क्या करती है, वो शादी तो अपने हस्बैंड से कर ली, पर उसको चाहिए बॉडी बिल्डिंग भी, उसे चाहिए इंटेलिजेंट भी हो मेरा हस्बैंड, बॉडी बिल्डर मसल वाला भी हो। अब ये 2 दोस्त हैं, तो वो शादी इससे की है, प्यार थोड़ा उसको करती है। अब होता क्या है, दोनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों को शर्मिंदगी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों अपना सर काट देते हैं, दोनों अपना सर काट के काली माता को अर्पण कर देते हैं, खुद काट देते हैं। अब ये आती है काली माता के पास, कहती है मां गलती हो गई, प्लीज प्लीज इनको जिंदा कर दो। काली मां कहती है कि ओके, तुम दोनों के सर जोड़ दो, जिंदा हो जाएंगे। हुआ क्या था, ये दोनों अपना सर काट देते हैं, देवदत्त एंड कपिल। वो कहती है कि सर प्लीज इनको जिंदा कर दो। मैडम काली माता से बोलती है मां प्लीज जिंदा कर दो। मां बोलती है ठीक है, इनके सर आपस में जोड़ दो, जिंदा हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में, घबराहट में, वो ये वाला सिर इसकी बॉडी में जोड़ देती है और ये वाला सिर इसकी बॉडी में जोड़ देती है। समझ गए? अब होती है कहानी। चलो, सो फर्स्ट थिंग, written 1971, हयवदना by गिरीश कर्नाड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले, 71, टाइमिंग नोट करो। माइथोलॉजी से डील करती है, इसमें एक वो भी है, भागवत का कैरेक्टर है, फिलोसॉफी है एंड फोक थिएटर, 3 चीजें।
माइथोलॉजी का रेफरेंस है भागवत वाला, भागवत की कहानी, हाय वदना की कहानी। एक घोड़ा जो होता है उसे घोड़े का सर मिल जाता है, आदमी को चाहिए था हाय वदना, घोड़े का सर मिलता है। फिर इसमें फॉक थिएटर स्टाइल है, यानी कि लोकल फॉकलोर स्टाइल में कहानी सुनाई है। और फिलोसफी है, इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैन्स ट्रांसपोज्ड हेड्स। अंडरलाइन करो, कहानी से कहां से इंस्पायर्ड है, अंडरलाइन करो। रिपीटेड क्वेश्चन, नेट में भी आया हुआ है, मल्टीपल क्वेश्चंस इन नेट एग्जाम। और ये थॉमस मन भैया जो है, ये जर्मन राइटर है। कौन है ये? जर्मन राइटर। तो जर्मन राइटर को कहां से कहानी मिली, तो ये भी याद करना है। देखो आपके मैंने प्रिंट में क्या क्या रखा हुआ है, कथा सरित सागर। तो जर्मन भाई साहब ने कथा सरित सागर से पढ़ा, इन्होंने जर्मन आदमी को पढ़ा और ऐसे कहानी आई। तो ये याद रखना कि जर्मन वाले आदमी को कहानी कहां से मिली, हमारे ही अपने जो धर्म ग्रंथ है कथा सरित सागर, यहां से। ठीक है, अब वो ये क्वेश्चन थीम क्या है? थीम ये है कि माइंड एंड बॉडी में से इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर इंपॉर्टेंट है कि दिमाग? और क्या चीज आपको कंप्लीट करती है, शरीर कंप्लीट करता है कि दिमाग? मान लो मैं बोलूं मुझे जॉन अब्राहम जैसी बॉडी चाहिए, खाली बॉडी आ गई, ठीक है, शक्ल मेरी अभी भी कादर खान जैसी है, क्या फायदा? बॉडी बिल्डर बनके भी लोगों को डरावना लगूंगा। और मैं बोलूं शाहरुख खान का चेहरा दे दो, या चलो ऋतिक रोशन का चेहरा दे दो, तो ऋतिक रोशन चेहरा आ गया, और बॉडी मेरी अमजद खान जैसी है, क्या फायदा? तो ये बताओ, बॉडी इंपॉर्टेंट है कि सर इंपॉर्टेंट है क्या? सोचो, थिंक। देखो क्या होता है, जो बॉडी बिल्डर और दिमाग वाले को ये आपस में एक्सचेंज कर देती है, तो एक बार तो ये खुश हो जाती है। खुश क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉडी बिल्डर के ऊपर दिमाग लग गया है। लेकिन जो बॉडी बिल्डर के ऊपर दिमाग लगा है वो आलसी है, वो दिमाग से काम करता है, शरीर से नहीं। बॉडी बिल्डर धीरे धीरे खराब हो जाता है, और जो बॉडी बिल्डर वाला का सर जो है कमजोर आदमी पे जाता है, वो बॉडी बनाने लग जाता है। वैसे हेड को प्राथमिकता दी गई है, सर को प्राथमिकता दी गई है। चलो ये सब तो ठीक है, बेसिक चीज है। चलो ये भी देख लो, वरना फिर बोलोगे सर ये नहीं बताया। क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? हाउ ह्यूमन बीइंग सर्च फॉर परफेक्शन। लोग कैसे परफेक्शन ढूंढते हैं, जबकि परफेक्शन की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है, परफेक्शन की जरूरत नहीं है। 5 स्टार में खाना खाने के बजाय घर में माँ के हाथ का बना हुआ चावल दाल तुम्हें आत्मा की शांति दे सकता है। और हमसे पूछो, हमें पता है ये, मेरी मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, कभी कभार आते हैं। दुनिया में हर जगह, इंडिया में तो हर जगह 2-4 कंट्री घूम चुका हूं, 2-4 देश घूम चुका हूं। जो सुकून माँ के हाथ से खाने का है ना, वो है ही नहीं, कसम से कहीं नहीं है। आप मुझे, बल्कि कभी मैं यूपी भी आऊं, कभी आपके यहाँ कभी किसी स्टूडेंट के घर जाने का मौका मिले, तो ये याद रखना, जो खाना मुझे तुम अपने घर में बना हुआ दोगे ना, मैं वो बहुत खुशी से खाऊंगा, जब वो खाना है, नॉट 5 स्टार। बहुत खा लिया। कल राजस्थान के एक स्टूडेंट ने सम्मानित किया, उसके पापा आए थे मुझे सम्मानित करने। अब वो बच्चे ने आपकी तरह क्लास में सुन रखा था कि सर को देसी चीजें पसंद है, एक्चुअल जो, जैसे अभी ठेकुआ बहुत आया मेरे लिए, छठ मैया का प्रसाद बहुत आया। हर बच्चा, जो बिहार से 15-20 बच्चे हैं, यूपी से हैं, हर बच्चा छोटे 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 पोटली में प्रसाद लेके, मतलब मैंने प्रसाद अपने ऑफिस में बांटा, स्टाफ में बांटा, अड़ोस पड़ोस में बांट दिया। ऑफिस के अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस में, कोई बात नहीं करता। उस बच्चे ने क्या किया, अपनी मम्मी से कह के, राजस्थान में बाजरे की रोटी से कुछ मीठा मिला के अच्छा सा कुछ बनता है खाने का, चूरमा टाइप, वो मेरे लिए बनवा के लाया कि सर को ये पसंद है। वो चीज़ है ना, जो वो बाजरे की चूरमा की चीज़ बना के लाया, वो मैं किसी 5 स्टार के होटल की किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता, बल्कि 5 स्टार वाले वो बना भी नहीं पाएंगे। अब देखो, जब कहानी शुरू होती है तो पहले यहां पे सब प्लॉट है, सब प्लॉट। सब प्लॉट मतलब मेन कहानी के बगल में एक छोटी कहानी भी चल रही होती है। सब प्लॉट देखो, इसको मैं डिस्कस करूंगा। एक मंदिर का कोर्टयार्ड है, वहां पे भागवत हमारा कहानी का नैरेटर है। कौन नैरेटर है? भागवत। ये कहानी सुना रहा है, ये कहानी सुनाता है एक आदमी के बारे में, और कहता है देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो भागवत की कहानी के अंदर ये कहानी आ रही है। किसकी कहानी सुनाता है ये? दो दोस्तों की, देवदत्त एंड कपिल। तो जब भागवत खुद कहानी का पार्ट है और वही कहानी सुना रहा है, कहानी में कहानी, इसे बोलेंगे फ्रेम नैरेटिव। कहानी में कहानी, फ्रेम नैरेटिव।
कहानी के अंदर कहानी। अब देखो, जब एक कहानी सुनाता है तो ये बताता है कि देखो दो दोस्त हैं, कौन कौन से? देवदत्त, कपिल, पद्मिनी। अब ध्यान देना, कपिल बॉडी बिल्डर है, देवदत्त एजुकेटेड है, कवि है, स्कॉलर है, इंटेलेक्चुअल आदमी है। ये कपिल कौन है? पावरफुल आदमी है। और ये जो लड़की है, ये इसको दोनों चाहिए। ठीक है, पेपर में अगर पूछ भूल जाओ कि कौन बॉडी बिल्डर था, तो कपिल से कपिल देव को याद रखना। कपिल कपिल देव एथलीट, ये मसल मैन था, पावरफुल। और देवदत्त, देवदत्त से इंडिया का राइटर है, देवदत्त पटनायक, फेमस राइटर। तो देवदत्त दिमाग वाला आदमी है। अब ये दिमाग से तेज है पर शरीर से कमजोर है, मेरी तरह। पहले मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था, अब इतने काम आ गए कि लगता है कौन जाए यार, ठीक है, जिम में। हालांकि आप में से एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, सर वेट ज्यादा हो रहा है, कम करो। आई रियली विश। पता दुखद क्या है, दोस्त वोस्त भी नहीं है ना कोई। एक होता है ना, चार दोस्त हो, ये कड़वी सच्चाई है। आपको लगता है ना विनीत सर के पास तो बहुत लोग हैं बात करने के लिए, ईमानदारी से मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं है बात करने के लिए। और स्टूडेंट से बात फॉर्मली होती है, तो टेक्निकली मेरे पास कोई नहीं है। एक या जो दो फ्रेंड हैं जिनसे मैं दिल की बात कर सकता हूं, वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। फोन पे कभी कभार 2-4 दिन में, हाय तू कैसा है भाई, मैं कैसा हूं। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि मेरी सारी बातचीत स्टूडेंट्स के साथ ही है, जो भी है। इसलिए मैं हंसी मजाक आपसे ज्यादा करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा खुल के आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अंदर से आता है कि बोल, बात कर बात कर बात कर। इसलिए ऑफलाइन बैच के बच्चों के साथ कभी जलेबी पार्टी, कभी समोसा पार्टी, कभी ट्रिप ऋषिकेश, उस उनके बहाने मुझे भी हंसने का मौका मिल जाता है। अब चलो देखो, अब इस जो लेडी है, इसको क्या चाहिए? इसको दोनों चाहिए। क्यों चाहिए? होता क्या है, देवदत्त जो है इसको पद्मिनी से प्यार है, और ये बोलता है अपने दोस्तों को, जा देख के आ मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ कैसी है। अब जब कपिल उसको देखता है, उसको भी उससे प्यार हो जाता है, हालांकि वो इमोशन दबाता है। तो लव ट्रायंगल है, दोनों दोस्तों को एक ही लड़की से प्यार है। पद्मिनी जो है ये देवदत्त से शादी कर लेती है, लेकिन इसको बार बार कपिल की बॉडी याद आती है। शादी देवदत्त से होती है, कपिल को भाई ठीक है ना, मसल मैन, हैंडसम मैन। ये तो कॉन्सेप्ट भी है, दिल्ली में तो कॉन्सेप्ट भी है, बॉडी वॉडी बनाओ गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट दिस, एक्चुअली यू बिकम गुड लुकिंग। तो गुड लुकिंग होगी तो हर आदमी, इसमें कोई लड़कियों की गलती नहीं है। जब आप सब्जी खरीदते हो, टमाटर खरीदते हो, तो आप अच्छी क्वालिटी का खरीदते हो। तो अगर कोई आदमी हेल्दी है, हेल्थ पे ध्यान देता है, फिटनेस पे ध्यान देता है, तो वो डिसिप्लिन्ड आदमी है। और वो उसके बारे में लड़कियों को अच्छा लगता है कि देखो डिसिप्लिन्ड आदमी है। ठीक है, जो अपने शरीर को धोखा नहीं दे रहा, वो हमें क्या धोखा देगा। अब देखो ये क्या होता है कि अब देवदत्त जो है, अब चूंकि इनकी शादी वादी हो गई है, अब देवदत्त को धीरे धीरे ये उज्जैन मंदिर में जाते हैं, महाकाल। देवदत्त जो है वो अपने दोस्त से जेलस हो रहा है, ये चिढ़ रहा है। और होता क्या है, उसे इतना गुस्सा आता है, इतनी नाराजगी होती है कि ये जाके अपना सर काट देता है। एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। उसमें राजेंद्र कुमार की प्रेमिका राज कपूर से शादी करती है। राज कपूर को डाउट होता है अफेयर का, राजेंद्र कुमार खुद को गोली मार लेते हैं। तो अच्छा मेरे पे डाउट है, मैं गोली मार लेता हूँ। यहाँ पे ये बलिदान नहीं करता है, ये जलन और दुख, भाई ठीक है इसकी वाइफ है, इसको दुख है, ये अपना सर काट के मां काली को दे देता है। अब जब कपिल दोस्त को पता चलता है, कह रहे यार इसने सर काट दिया मेरी वजह से, वो भी अपना सर काट देता है। देवदत्त ने भी सर काट दिया, कपिल ने भी सर काट दिया, अपना सर काट दिया, दोनों ने सर काट दिया मंदिर में, अपना सर दे दिया। अब पद्मिनी आती है यहां ना, पद्मिनी वेलकम। अब पद्मिनी आती है यहां। अब पद्मिनी क्या करती है, सॉरी सॉरी सॉरी, वायर है यहां पे, स्टूडियो के चक्कर में वायर ही वायर है। आके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज
इनको जोड़ दो, जिंदा कर दो। वो कहती माँ काली, कहती है कौन सी माँ? काली माँ। कहती है कि ठीक है, दोनों के साथ जोड़ दो फेविकोल से। ठीक है, फेविकोल के जोर से जोड़ दो। अब होता क्या, कंफ्यूजन में स्विच कर देती है। जैसा कि मैंने बताया था, देवदत्त का सर कपिल की बॉडी पे, कपिल का सर देवदत्त की बॉडी पे। नोट कर लो, राइट इट अदरवाइज फॉरगेट इट। देवदत्त का सर कपिल की बॉडी पे, कपिल का सर देवदत्त की बॉडी पे। अब क्या होता है अब जब ये जागते हैं तो पद्मिनी कंफ्यूज हो जाती है। जब ये जिंदा हो जाते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाती है। दोनों कहते हैं अरे तो मेरी वाइफ है। क्यों? क्योंकि देवदत्त की वाइफ थी ये। देवदत्त कहता तो मेरी वाइफ है, लेकिन देवदत्त की बॉडी किसके पास थी? कपिल के पास। तो बॉडी कहती मेरी वाइफ है। किसका हक है बताओ? किसकी वाइफ बन गई है? किसकी वाइफ एक्चुअली होनी चाहिए? देवदत्त कहता है कि देख, मेरा सिर जो है ना वो मेन चीज है, हेड, इसलिए मैं तेरा पति हूं। कपिल कहता है कि देखो जो बॉडी है, असली चीज तो बॉडी है, तो मैं तेरा पति हूं। आप बताओ, सोचो कहां फंस गए। तो यहां पे बताते हैं कि जो सर है, सर, उसको प्राथमिकता दी जाती है। द हेड इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ मैन। क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। Which body part has been given priority in Hayavadana? Head, body, leg, hands। 4 ऑप्शन दे देंगे। लेग और हैंड तो गलती से लगा के मत आना, क्योंकि वो तो कंपटीशन में भी नहीं है। हेड, सर को प्राथमिकता दी जाती है। अब बेसिकली देखा जाए तो पद्मिनी खुश है। पद्मिनी खुश क्यों है? पति का सिर मिल गया तो फीलिंग वही है, और बॉडी कपिल की आ गई, तो कहीं ना कहीं पद्मिनी खुश है कि चलो जो हुआ सही हुआ। अब देखो यहां क्या होता है, अब यहां उल्टा होने वाला है। पद्मिनी घर आती है, खुश है। देवदत्त जिसके पास कपिल की बॉडी है, अब वो खुश है। शी एंजॉयज द ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड पैशन। तो ये जो बॉडी है ना, सेक्सुअल रेफरेंस है कि अब उसका पति इंटेलिजेंट भी है और पैशन मतलब इमोशनली सेक्सुअली एक्टिव भी हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है। लेकिन धीरे धीरे, ये बहुत सीखने की बात है मेरे दोस्तों, लिटरेचर में सीखना है, सीखना, सीखो। देवदत्त की बॉडी बिकम्स सॉफ्ट एंड वीक अगेन एंड कपिल्स फिजिकलिटी फेड्स। और कपिल की जो फिजिकलिटी है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि पद्मिनी ग्रोस रेस्टलेस एंड रियलाइजिंग दैट द ट्रू कंप्लीटनेस इज इम्पॉसिबल। होता क्या है, मेरा सर किसी हिंदी लिटरेचर के टीचर को पहना दो तो वो इंग्लिश लिटरेचर बोलेगा, और मुझे किसी डेडिकेटेड बॉडी बिल्डर का सर लगा दो तो मैं सब कुछ छोड़ के सिक्स पैक पे काम करूंगा। इंडिया का पहला यूट्यूबर बनूंगा, टीचर जो सिक्स पैक लेके घूम रहा होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य यही होगा। मैं ऐसे डंबल करता करता पढ़ाने आऊंगा, हाँ भाई पढ़ो, ऐसे करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आइडियाज यहां से आ रहे हैं। तो मैसेज ये है कि इट इज इन योर बॉडी, इट इज इन योर माइंड। कपिल का सर जहां है वो बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, और देवदत्त कपिल की बॉडी को कमजोर कर देता है, खत्म कर देता है। अब इसको सिर्फ समझ में आता है कि भैया कंप्लीटनेस इम्पॉसिबल है, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। अब देखो क्या होता है, जो कपिल है वो चला जाता है जंगल की तरफ। क्यों? क्योंकि अब उसको कमजोर बॉडी मिल गई है, ठीक है, अपनी बटी हुई आइडेंटिटी से कंफ्यूज है। और पद्मिनी जो ज्यादा दूर रह नहीं सकती, ये उसे मिलने आती है और वो आके उसको बताती है कि देखो मैं बहुत परेशान हूं, बहुत अंदर से कंफ्यूज हूं। साथ में उसके एक छोटा सा बच्चा भी होता है। अब जब देवदत्त आता है, अब यहां लड़ाई हो जाती है, दोनों में लड़ाई होती है। कहता साला फिर तू मेरी वाइफ के पीछे पड़ गया, फिर मेरी वाइफ का अफेयर शुरू हो गया। टू मैन फाइट एंड किल ईच अदर। पद्मिनी जो है वो सती बन जाती है और बात खत्म, चीजें खत्म। फिर से लड़ाई हो जाती है, चीजें खत्म हो जाती है, सती बन जाती है पद्मिनी। पूछ लेंगे व्हाट हैपेंस टू पद्मिनी एट द एंड ऑफ हयवदना। भागवत एंड्स हिज टेल विद पद्मिनी's चाइल्ड बीइंग रेज्ड बाय मंक्स। कहता है उसका जो बच्चा है, उसका बच्चा अब साधुओं ने ले लिया है, साधु उसको बड़ा कर रहे हैं। तो मैसेज ये है
कि जो इनोसेंस है उस बच्चे का, वो नेक्स्ट जनरेशन की उम्मीद है। यानी अपना लालच, अपना ग्रीड उसको खत्म करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम सब प्लॉट डिस्कस करेंगे। क्योंकि सब प्लॉट में क्या चल रहा था, देखो यहाँ क्या है। मेन स्टोरी इज हाईवदना। अब हाईवदना की जो स्टोरी है वो एक्चुअली सब प्लॉट की स्टोरी है, ना कि पद्मिनी और उसकी। यहां पे क्या होता है, एक आदमी है, मैन विद अ हॉर्स हेड, हु सीक्स टू बिकम कंप्लीट। अभी क्या करता है, एक आदमी है, इसके आदमी के सर पे घोड़े का सर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होती है सब प्लॉट, ये बोलता है मुझे कंप्लीट कर दो। ये काली माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ मुझे कंप्लीट कर दो, मैं इंसान की बॉडी घोड़े का सर लेके घूम रहा हूं, प्लीज मुझे कंप्लीट कर दो। पर ये नहीं बोलता कि मुझे कंप्लीट करो एज अ ह्यूमन बीइंग। ये कहता है मां मुझे संपूर्ण कर दो। मां कहती है ये ले बेटा, जा पूर्ण रूप से घोड़ा अब तू पूरा घोड़ा बन जा, पूरा घोड़ा बन जा। तो देखो मैं मतलब ये है कि इसने कंप्लीटनेस का लालच किया और खुद कुछ और बन गया। यानी जो है वो है, उसमें खुश रहो। फिर इसे लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग मिलती है और इसको आवाज मिलती है। तो ये घोड़ा है, अभी भी घोड़ा है, घोड़े की बॉडी में, पर गणेश भगवान की वजह से ये पूरा हॉर्स बन के बात कर सकता है और अब ये खुश है। पॉइंट इज सिंपल, एक्सेप्ट करो जो तुम हो। खास करके अब देखो, मैं बहुत सारे आपको बीच बीच में इधर उधर की बात करता हूं, क्यों करता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपने आप से परेशान है। मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, मैं स्मार्ट लुकिंग नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा फैट हूं, मैं बहुत ज्यादा हाइट कम है मेरी, मैं डार्क कॉम्प्लेक्शन है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बहुत डिप्रेशन में थी क्योंकि उसके 7-8 शादी के रिश्ते कलर के नाम पर रिजेक्ट होते, कलर के नाम पे। मैंने उससे बहुत बात की, बहुत। हर दिन मुझे उसको आधा घंटा 1 घंटा में बोलता था कि देखो कलर कुछ नहीं होता। अगर कलर ही सब कुछ होता तो अफ्रीका के अंदर सारे लोग आज भी जमीन पे होते। न जाने कितने लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अल्टीमेटली टैलेंट है। हॉलीवुड हीरो विल स्मिथ एक समय सबसे ज्यादा अमीर एक्टर था। बहुत समझाता था, बहुत समझाता था, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। कई बार क्या होता है, क्लिनिकली आप डिप्रेस होते हैं ना, तो किसी के समझाने का फर्क आधे घंटे 1 घंटे रहता है। तो ये इन कहानियों से सीखो, कंप्लीटनेस कुछ नहीं होता। जैसे आज मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मैं ये सोचूं कि मेरे लुक्स भी बहुत अच्छे हो, मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी हो, मैं पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा बन जाऊं, स्पोर्ट्स में जाऊं तो मैं वहां भी बहुत अच्छा बन जाऊं, अड़ोसी पड़ोसी मेरी एक झलक पाने के लिए मरे। सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता। कोई चाहेगा कि देखो मैं घर का बेस्ट बेटा बनूं, मुझे बेस्ट लड़की मिले, मुझे बेस्ट लव स्टोरी मिले, बेस्ट मेरे बच्चे हों, बेस्ट मैं ग्रैंडफादर बनूं। नहीं, एक्सेप्टेंस, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ पिकिंग द स्टोरी अगेन, आपके लिए हाई बदना को दोबारा से दिखाता हूं, सब प्लॉट के लिए दोबारा से देख लेना कि सब प्लॉट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाय वदना में एक आदमी है जिसका हॉर्स हेड है, ये माँ काली के पास जाता है। हाय वदना किसका नाम है, इस आदमी का नाम है। ये चाहता है माँ काली के पास और बोलता है कि माँ मैं अधूरा हूं, मुझे पूरा कर दो। तो हु इज हाय वदना, द वन विद अ हॉर्स हेड। ये पूछ लेंगे पेपर में, हाय वदना में हाय वदना कौन है, तो याद है ना सब प्लॉट है। ये एज ए प्रिंसेस पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन एक साथ में इसके सर जो है वो घोड़े का सर है। अब ना ये पूर्ण रूप से इंसान है ना पूर्ण रूप से जानवर है, तो ये अकेला महसूस करता है, एलियनेटेड महसूस करता है। अब ये चाहता है कि या तो मुझे इधर एक्सेप्ट करो या उधर, बेसिकली वो ह्यूमन बनना चाहता है। जाके क्या बोलता है मां काली के पास कि मुझे बना दो कंप्लीट, मुझे कंप्लीट कर दो। अब गॉडेस जो है वो शैतानी करते हुए मिस्टीरियसली इसकी विश पूरी करते हैं और इसको बना देते हैं कंप्लीट हॉर्स, ठीक है। अब देखो मेन चीज है कि आपको कंप्लीटनेस मिल गया, फिजिकल परफेक्शन मिल गया, तो ये इसका सटायर है कि भाई कंप्लीटनेस तो किसी भी चीज में हो सकती है। द बेस्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। अ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट तुम्हें क्या नोट करना है वो ये है, हु गिव्स हिम वॉइस, गणेश। व्हाट हैपेंस टू पद्मिनी, डाइज ऑफ सती, फ्रेम नैरेटिव। और यहां पे आपका इंडियन मॉडर्न थिएटर अच्छे से खत्म हो चुका है। कहानी आपको पता चल चुकी है, पैटर्न आपको पता चल गया, एक्स्ट्रा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है।
बाकी सारी चीजें आपको मैं वैसे भी करवाऊंगा। जब आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं इन्हीं पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस, अलग अलग स्टेट्स के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था जो कि कल मुझे रिपोर्ट मिली थी, तो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूं। कल मुझे ऑफिस में बताया गया कि सर जो हमारी जीके की बुक्स हैं ये सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं, सबसे ज्यादा। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने पूछा था, ना मुझे कोई फर्क पड़ रहा था इस चीज पे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि बेसिकली मैं इंग्लिश पे फोकस करता हूँ। लेकिन जब मुझे उन्होंने बताया कि नहीं सर सबसे ज्यादा ऑर्डर इंग्लिश के या हिंदी के जीके बुक्स के हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना सामने से भी बता दूं। जी हाँ, अगर आपके काम की चीज है तो आप ले सकते हो। द बेस्ट थिंग इज कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सेम कंटेंट है। प्लस हमने इसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, ये आपके और उत्तर प्रदेश की अदर, देखो जीके जीएस क्या होता है, जीके जीएस किसी एक एग्जाम का नहीं होता। तो हमने इसको बनाते समय 3 टीचर्स ने विद शालिनी मैम, सब 3 टीचर्स ने बैठ करके बकायदा सारी चीज देखी। हमने यूपी से मल्टीपल बुक्स मंगवाई, चेक किया वहां लोकल्स में क्या चल रहा है और हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी बुक में दिल्ली वाला स्टैंडर्ड भी हो। तो ये आपके बहुत काम की है। इसको ऑर्डर करने का सिंपल तरीका है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे किसी भी वीडियो पे आप देखोगे यूट्यूब पे बुक शॉप है, बुक शॉप पे जाओ, वहां जाके जो चाहे वो ऑर्डर कर दो। बुक शॉप पे जाओ हमारे, वहां जाके जो चाहे वो ऑर्डर कर दो। नहीं तो आप व्हाट्सएप डाल दो, व्हाट्सएप पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। और चूंकि अब ड्रामा पोर्शन भी खत्म हो गया है, तो या तो रिमेनिंग पोइट्रीज में तुरंत उठा लूंगा या जो भी रिमेनिंग नॉवेल्स है, टारगेट हमारा वही रहेगा, 30 नवंबर से पहले हम सब खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।